हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक यूएसए ने एक तरीके से एंटी चाइना कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। यूएसए की सरकार शी जिनपिंग को अब प्रेसिडेंट तक नहीं बुलाती, वो उनको बुलाते हैं जनरल सेक्रेटरी। और यूएस कोशिश कर रहा है कि कोई भी कंट्री जिसके कोई भी इश्यूज हैं चाइना के साथ, यूएस ऑटोमेटिकली उस कंट्री के साथ खड़ा हो जाए, चाहे वो इक्वाडोर हो या फिर वियतनाम हो या फिर कोई भी और कंट्री हो। मगर चाइना ने रिसेंटली अपने स्टेट फंडेड मीडिया आउटलेट CGTN के ज़रिए ये कहा है कि यूएस चाहे अपना एंटी चाइना कैंपेन जितना प्रमोट करे, मगर ये बहुत ही बुरी तरीके से फेल कर जाएंगे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। चाइना यहाँ पे प्राइमरली बात कर रहा है इस रीजन की। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप। हालांकि सेंट्रल यूरोप में पोलैंड भी आता है, यूक्रेन भी आता है, मगर ये आज के समय ज़रा प्रो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। मगर बाकी जो देश हैं वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस राइज कर रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरली जो दो देश हैं यहाँ पर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, सर्बिया और ग्रीस, इन पर चाइना का इन्फ्लुएंस किस हद तक बढ़ चुका है और वाई इट इज़ अ चैलेंज फॉर यूएस एंड यूरोप इन द फ्यूचर। सो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ रिसेंटली यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पेओ, ये यूरोप गए। इन्होंने यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट करी कि आप सब लोग मिलकर रैली करिए अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस दौरान इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच भी डिलीवर किया गया। इस स्पीच में इन्होंने ये कहा कि जो पहली कोल्ड वॉर थी बिटवीन यूएसए एंड USSR, जो यूएसए जीता था आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ USSR इन 1991-1992, उसके कंपैरिजन में जो सेकेंड कोल्ड वॉर होगी ये ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि माइक पोम्पेओ ने यहाँ पर ओपनली एडमिट किया है चाइना एक टफर चैलेंज है। चाइना एक ज़्यादा डिफिकल्ट कंट्री होगा टू डिफीट कंपेयर टू USSR, क्योंकि चाइना के पास आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा है। USSR और USA में एक डिफरेंस थ्रू आउट कोल्ड वॉर ये था कि USA हमेशा ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सामर्थ्यवान देश था। कम्युनिस्ट चाइना के केस में ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट चाइना ने बहुत ही क्लेवरली अपना जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इस पर खास ध्यान दिया है, और इनकी अपनी इकोनॉमी तो स्ट्रांग है ही, इनके पास बहुत सारा कैश रिजर्व भी पड़ा है, जिससे ये बाकी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। और आप अगर 2010 से देखें तो चाइना का एक बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट रहा है सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2012 में चाइना ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोरम ओपन किया था यूरोप में। इसका नाम था चाइना CEEC, मतलब कि चाइना सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। इसको एक और नाम भी दिया गया बाद में 17+1। 17 मतलब 17 यूरोपियन कंट्रीज़, +1 मतलब चाइना। हाँ, इनिशियली जो ये ग्रुप है ये था 16+1, बाद में इसमें एक और कंट्री ऐड हुआ तो रिसेंटली ये 17+1 हो गया। यहाँ पर जो 17 कंट्रीज़ हैं इनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे: अल्बेनिया, बोस्निया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लत्विया, लिथुएनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, रोमेनिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। सो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, और इवन जो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, ये सब शामिल नहीं हैं। इन्होंने यहाँ पर बस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे फोकस किया है। और जो 17+1 सेटअप है ये चाइना ने बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के अंडर चुपचाप ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक और एग्जांपल है कि यूएस में जब भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आते हैं वो काफ़ी बार चाइना के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, जो उनकी ग्लोबल आउटरीच के प्रोग्राम है, उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं करते। सो 17+1 का गठन हुआ 2012 में इन बुदापेस्ट, और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि हर साल इनका एक समिट होता है, बहुत ही बड़ा समिट होता है। नाउ ये समिट में करते क्या है? समिट में चाइना ओपनली ये कहता है कि कोई भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है जिनको कैपिटल चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके देश में कोई बंदरगाह है वो लॉस में चल रहा है, उसमें आप चाइनीज़ कंपनीज की इन्वेस्टमेंट करा दो, जो मेजॉरिटी स्टेक है ये सरकारी चाइनीज़ कंपनी को दे दो, हम उस पोर्ट को रन करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो आपकी नौकरियां हैं, लोकल्स की नौकरियां, वो बची रहेंगी और आपका जो पोर्ट है वो भी फंक्शन करेगा। कोई आपका अगर एयरपोर्ट है, कोई हाईवे है, कोई और प्रोजेक्ट में
आपको फाइनेंसिंग चाहिए तो चाइना इज़ ऑलवेज देयर। और जो आखिरी समिट था इनका 2019 में, ये हुआ था दुब्रोवनिक में। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, दुब्रोवनिक एक बहुत ही फेमस शहर है, अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ, पूरा शहर ही अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दुब्रोवनिक किस देश में आपको मिलेगा। सो 17+1 कोलैबोरेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। अब तक बस एक ही देश है इस कोलैबोरेशन में से जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और वो है पोलैंड। पोलैंड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अपने आप में इनके बहुत से इश्यूज हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ। पोलैंड में हमेशा आपको एंटी चाइना सेंटिमेंट मिलेगी और ये अपने आप को एक बहुत ही क्लोज पार्टनर मानते हैं ऑफ यूएस। तो पोलैंड ने ओपनली रिसेंटली क्रिटिसाइज किया है चाइना को और रशिया को भी, और ये लोग यूएस के साथ खड़े हैं। तो पोलैंड को आप अगर छोड़ दो तो बाकी जो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अल्बेनिया, एस्टोनिया, ग्रीस, रोमेनिया, सर्बिया, वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस हर साल बढ़ता जा रहा है। चाइना वहाँ पर जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के बहाने इनके पॉलिटिशियंस, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनके साथ डीप रिलेशंस बना रहा है। और इससे देखो इम्पैक्ट ये होता है कि इन द फ्यूचर चाइना अगर कुछ कदम उठाता है अगेंस्ट एनी कंट्री तो उस वक्त यूरोप एक स्वर में चाइना को कंडेम नहीं कर पाएगा। चाइना को कंडेम करने की आवाज़ें फ्रांस से आएगी, जर्मनी से, हो सकता है कि स्पेन से आए, मगर बाकी जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है ये काफ़ी हद तक चुप रहेगा। नाउ साथ ही साथ मैं आपको पोलैंड की भी बात बता दूं कि पोलैंड जो यहाँ पे आपको मिलेगा, इसकी राजधानी है वॉर्सो। पोलैंड भी ओपनली इतना अग्रेसिव तरीके से चाइना के अगेंस्ट नहीं आया क्योंकि इनको भी पता नहीं है कि यूएस में जो 2020 के चुनाव होंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद यूएस की जो पॉलिसी है ये रेडिकली चेंज होगी और उस वक्त पोलैंड को काफ़ी इकोनॉमिक लॉस भी होगा क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को मना किया और दूसरी तरफ जिस टाइप का सपोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम यूएस वो भी नहीं मिलेगा। नाउ अब हम फोकस करते हैं दो कंट्रीज़ पर जहां पर चाइना का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन रीसेंट टाइम्स। एक देश है ग्रीस और दूसरा सर्बिया। ग्रीस की देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये कंट्री 2014 से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कई बार यूरोप ने इसके लिए बेल आउट पैकेज अनाउंस किया, मगर ग्रीस की प्रॉब्लम यह है कि इनको बेल आउट पैकेज नहीं चाहिए, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इनकी इकोनॉमी सस्टेन कर पाए। ग्रीस ने बेसिकली किया क्या था पिछले 2-3 दशकों में, यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, वेरियस इंस्टीट्यूशन से बहुत ही लार्ज स्केल पर लोन लिया। उस लोन के पैसे से जो ग्रीस के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने देश में तरक्की करी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मगर ग्रीस आज के समय इतना ज़रा डेट ले चुका है कि ये इसे रीपे नहीं कर पा रहा। ना ऐसे टाइम में चाइना सामने आया है। चाइना धीरे धीरे ग्रीस के जो एसेट्स हैं, जो इनके बंदरगाह हैं और जगह भी जो इनके एसेट्स हैं, ये परचेज कर रहा है और उसके बदले में ग्रीस को ये प्रोवाइड कर रहे हैं कैश ताकि अपना जो डेट है इसको हैंडल कर पाएँ। रिसेंटली चाइना ने जो पोर्ट ऑफ पिरायस है ग्रीस में, इसमें अपना जो टोटल स्टेक है ये 67% कर दिया था अंडर देयर गवर्नमेंट कंपनी कॉस्को। कॉस्को की फुल फॉर्म है चाइना ओशन शिपिंग कंपनी। और पोर्ट ऑफ पिरायस यहाँ पे है। चाइना का बहुत ही बड़ा प्लान है इस पोर्ट को लेकर। चाइना चाहता है कि पूरे यूरोप का ये सबसे बड़ा पोर्ट बने और इस पोर्ट से ये पूरे मेडिटेरेनियन और एजियन सी, ये यहाँ पे एजियन सी, इसका जो ट्रेड है ये कम्प्लीटली डोमिनेट करे। और सिंस ग्रीस पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो चाइना ये भी मानता है कि जो पोर्ट ऑफ पिरायस है ये एक गेटवे है टू यूरोपियन मार्केट और एशिया यूरोपियन अफ्रीकन ट्रेड रूट। ये सुएज कैनाल के भी काफ़ी करीब है। यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे है सुएज कैनाल, तो इससे चाइना को और ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो इन द फ्यूचर बाकी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब सिंस ग्रीस ने अपने एक सरकारी पोर्ट का बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना को बेच दिया, उसके बदले इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। ग्रीस उसके बदले में चाइना की आलोचना इंटरनेशनल स्टेज पर नहीं करता क्योंकि इनको उम्मीद है कि इवन इन द फ्यूचर जो इनके बाकी नेशनल एसेट्स हैं ये भी चाइना खरीदता रहेगा थ्रू देयर गवर्नमेंट कंपनीज। तो रिसेंटली ग्रीस की तरफ से कोई भी आलोचना नहीं आई हांगकांग को लेकर। अब देखो, ग्रीस जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री जब चाइना की आलोचना नहीं करता तो इससे यूरोपियन यूनियन और यूरोप अपने आप में काफ़ी बटा हुआ, काफ़ी कमज़ोर दिखता है इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और इससे पहले भी आप अगर देखो तो 2017 में ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन की एक जो स्टेटमेंट है ये ब्लॉक कर दी थी यूनाइटेड नेशंस में, जहां पर चाइना का जो पुअर रिकॉर्ड है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, इसकी आलोचना की जा रही थी। तो
तो चाइना इस तरीके से इन कंट्रीज को बाय कर रहा है और इनकी जो लॉयल्टी है ऑन ग्लोबल स्टेज ये परचेज कर रहा है। और अगर आप सोचते हैं कि जो ये इन्फ्लुएंस है ग्रीस पर चाइना का ये कम होगा, नहीं। आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक ग्रीस की इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है तो इनको एक ही चीज़ चाहिए आज के समय, मोर इन्वेस्टमेंट्स। तो चाइना के प्रति जो इनकी डिपेंडेंस है ये बढ़ने ही वाली है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो ग्रीस की इकोनॉमी की एक बैकबोन है इसको काफ़ी लॉस पहुंचा है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। नाउ ग्रीस के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है सर्बिया। सर्बिया आपको मिलेगा ग्रीस के नॉर्थ पे। ये लोग भी ओपनली अब चाइना के साथ मिलिट्री टाइज, इकोनॉमिक टाइज डेवलप कर रहे हैं। इवन दो यूएस की तरफ से इनको बहुत सी चेतावनी मिली, वार्निंग मिली कि चाइना के साथ रिलेशंस अपने इतने इंप्रूव मत करिए। सर्बिया आज के समय लिटरली यूएस के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और जो इनकी स्टेट रन मिलिट्री कॉपरेशंस हैं उनको ये इनवाइट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, ताकि जो ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये सर्बिया में बेच पाएं। सर्बिया बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, हालांकि ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, मगर जब से पेंडेमिक आया है इनकी इकोनॉमी को भी मैसिव लॉस पहुंचा है। तो इनकी जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना ये भी आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। चाइना ऑलरेडी बाय द वे बिलियंस ऑफ यूरोज के सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर चुका है सर्बिया को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी डेवलपमेंट। तो इन द फ्यूचर सरप्राइज मत होइएगा ग्रीस और सर्बिया बढ़ चढ़ के चाइना के डिफेंस में आए या फिर चाइना की आलोचना करने से पीछे हट जाएं। सो अब आप समझ गए होंगे कि चाइना का जो स्टेट रन CGTN है ये क्यों इतना कॉन्फिडेंटली ये क्लेम करता है कि यूएस का जो एंटी चाइना कैंपेन है ये बुरी तरीके से फेल कर जाएगा इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। फॉर द टाइम बीइंग यूएस के पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इनके पास प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को ये कैसे काउंटर करेंगे इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।